बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस रात हम काफ़ी देर तक बम्बई में ज़ेर ज़मीन काम करने वालों के मुतल्लिक बातें करते रहे। असल में मैं गोखले के मुतल्लिक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साथ ये भी एहतियात कर रहा था कि हाजी को मेरी गोखले के मुतल्लिक दिलचस्पी की वजह से मेरे कल के मिशन के मुतल्लिक शक न पड़ जाए। उसे मैंने ये कहकर ज़ेर ज़मीन काम करने वालों के मुतल्लिक बात का रुख मोड़ा था कि भारतीय स्मगलरों के पाकिस्तानी स्मगलरों के साथ ताल्लुकात की बिना पर मेरे साबका महकमे ने मुझे कहा था कि पाकिस्तानी स्मगलर अफगानिस्तान की बनी हुई नशावर चीज़ें और मंशियात भारतीय स्मगलरों को फरोख्त करते हैं। दोनों ममालिक के आपस में ताल्लुकात रखने वाले स्मगलरों में बाज़ तो सिर्फ अपने कारोबार की हद तक रहते हैं और चंद के मुतल्लिक शवाहिद मिले हैं कि वो पाकिस्तानी स्मगलरों के ज़रिए पाकिस्तान की दिफाई तनसीबात और खसूसन एटमी प्लांट के मुतल्लिक जानकारी हासिल कर रहे हैं। उन भारतीय स्मगलरों को भारतीय हुकूमत, फौज और सीक्रेट इदारे DMI और इंटेलिजेंस इदारों की पुष्ट पनाही हासिल है, इसलिए मैं उनके मुतल्लिक तफसीलात पूछ रहा हूँ। हाजी, जो बड़े गौर से मेरी बातें सुन रहा था, बोला, मैं तो समझा था कि तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम्हारे महकमे से राबता और ताल्लुक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मैंने कहा, जिस तरह वतन से दूर रहकर उसकी मोहब्बत को पसे पुश्त नहीं डाला जा सकता, इसी तरह अपने महकमे से अलग होकर भी उनसे अलग नहीं रहा जा सकता और मुल्क की बेहतरी के लिए उनको मालूमात पहुंचाते रहना पड़ता है। ये महकमा ना तो अपने साबका मुलाजमीन को पसे पुश्त डालता है और ना ही उनकी पहुंचाई हुई मुल्की मफाद की मालूमात को रद्दी की टोकरी में डालता है। आपको मालूम है ना, इस सीक्रेट महकमे में तनख्वाह इतनी कम मिलती है कि कोई भी महज तनख्वाह की लालच में उसमें शामिल नहीं होता। जब मुल्क कौम से मोहब्बत करने वाले किसी मादी लालच के बगैर अपनी खिदमात इस महकमे को पेश करते हैं, इसलिए सबकदोश होने वाले मुलाजमीन में मौजूद हुब्बुल वतनी का जज्बा उस महकमे के साथ मजबूत राब्ता बनाए रखने के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि दोनों का मकसद मुल्क व मिल्लत की बेहतरी और भलाई होता है। मेरी बातें सुनकर मस्तान गहरी सोच में पड़ गया। यूँ महसूस हो रहा था कि वो बिखरे हुए वाक़यात और अल्फाज को यकजा कर रहा है। चंद लम्हों बाद वो अपनी सोच से बाहर निकला और बोला, यहाँ पर एक मेमन कम्युनिटी का ग्रोह बड़ी तेजी से उभर रहा है। मेमन बुनियादी तौर पर कारोबारी लोग हैं। बम्बई के हिंदुओं को अगर कोई जिच कर रहा है तो वो मेमन गुजराती मुसलमान हैं। ये अमन पसंद और लड़ाई झगड़ों से दूर रहने वाले लोग हैं। लेकिन जब हिंदुओं की चीरा दस्तियों से पानी सर से ऊंचा हो गया तो उनका एक ग्रोह पूरी तैयारी के साथ मुसल्लह होकर हिंदू साजिशों के सामने खड़ा हो गया। वसाइल और बाकी हर किस्म की इमदाद कारोबारी तबके ने की। ये तो तुम जानते हो कि एक शरीफ आदमी जब मजबूर होकर गुंडागर्दी पर उतर आए तो उससे ज्यादा खतरनाक और कोई नहीं होता। पर जब कारोबारी लोग अपने कारोबारी दाव पेच ज़ेरे ज़मीन काम करने में भी लगा दें तो फिर सबको पीछे छोड़ देते हैं। ये मेमन पाकिस्तान के बेहद खैर ख्वाह हैं। उन मेमनों के पास उन पाकिस्तानी और भारतीय स्मगलरों की मुफस्सिल मालूमात हैं जो पाकिस्तान के दिफाई राजों को बेचते और खरीदते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं उनके गिरोह के लीडर से तुम्हारी मुलाकात करवा देता हूँ। तुम्हारे मुतल्लिक उनको यकीन दिलाने के लिए मेरे पास तुम्हारे साबका कारनामे काफ़ी हैं। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें उन पाकिस्तानी दुश्मन स्मगलरों के मुतल्लिक मुफस्सल तफसीलात दे देंगे जो बज़ाहिर पाकिस्तानी भी हैं मगर अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान की जड़ें भी काट रहे हैं। मैंने पूछा, क्या गोखले भी उनमें से एक है जो पाकिस्तानी राज खरीदता है? मस्तान ने इस बात में सर हिलाया और बोला, यकीनन, वरना भारतीय इदारों की मुआवनत उसे कैसे हासिल होती। मेमन ग्रुप को भी गोखले की पाकिस्तान दुश्मनी में सरगर्मियों का इल्म है और जिस तरह वो लोग कारोबार में नफा और नुकसान को पहले सोच कर चलते हैं, उसी तरह गोखले के खिलाफ भी किसी किस्म की कार्रवाई करने से परहेज कर रहे हैं कि अगर उनको गोखले के खिलाफ कार्रवाई में नाकामी का मुंह देखना पड़ा तो उनकी सारी कम्युनिटी को उस नाकामी का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए वो गोखले के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से गुरेज कर रहे हैं और शायद वो अभी तक इस पावर में भी नहीं है कि वो गोखले के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। रात को खासी देर तक हाजी से इस मौजू पर बातें करते रहने के बाद मैं अपने बेडरूम में चला आया। रात सोने से पहले और सुबह उठने के बाद मैंने अल्लाह ताला से अपनी कामयाबी की दुआ मांगी। गोखले ना सिर्फ हाजी मस्तान मुसलमानों और पाकिस्तान का दुश्मन था बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ खुफिया सरगर्मियों में भी मुलविस था और अब गोखले को ख़त्म करने में मेरी हाजी मस्तान से दोस्ती, मुसलमानों से उसकी दुश्मनी और पाकिस्तान से उसकी दुश्मनी की वजह से मेरे दिल में उसके खिलाफ नफरत पैदा हो चुकी थी। सुबह नाश्ते की टेबल पर मैं अकेला ही था। हाजी के मुतालिक पता चला कि उसे फ्लू, बुखार और जुकाम हो गया है, लिहाजा वो आज नहीं आ सकेगा।
मैं बम्बई गैरेज जाने का सोच ही रहा था कि वहीद आ गया। उसने बताया कि उसके जिम्मे जितने काम थे वो सब हो चुके हैं। मैंने वहीद को उन अखराजात के पैसे देने चाहे तो उसने कहा, मैंने सब की पेमेंट कर दी है, रात को सारा हिसाब करके चिट दे दूंगा। वहीद के साथ मैं बम्बई गैरेज गया और साथियों के साथ लंच किया और उन्हें आखिरी हदायत देकर वहीद के साथ उसके घर चला आया। बम्बई की आबो हवा के मुताबिक अब तक मैं सिर्फ पैंट कमीज ही पहन रहा था, मगर आज सुबह मैंने अपना एक उम्दा सिफारी सूट प्रेस करवा कर पहन लिया था, क्योंकि मुझे केवल सिंह के रूप में आने के लिए ऐसा सूट ही पहनना था। कल मैंने वहीद को कहा था कि एयर इंडिया की आज की कबल अज दोपहर दिल्ली से मुंबई आमद और रात को दिल्ली जाने वाली फ़्लाइट के नंबर मालूम करे और दिल्ली जाने वाली फ़्लाइट से केवल सिंह के नाम से फर्स्ट क्लास की सीट भी बुक करवा दे। वहीद ने यह काम भी कर दिया था। 2 बजे दोपहर मैंने वहीद के घर से गोखले के एक डायरेक्ट नंबर पर डायल किया तो फोन गोखले के किसी कारिंदे ने उठाया। मैंने उसे कहा कि गोखले साहब को कहो कि दिल्ली वजारत हारजा से केवल सिंह लाइन पर है। गोखले फौरन ही लाइन पर आ गया और बोला, मैं गोखले बोल रहा हूँ। ये सुनते ही मैंने कहा कि होल्ड ऑन करें और चंद सेकंड बाद आवाज़ बदल कर बोला, क्या मैं मिस्टर गोखले से मुखातिब हूँ? हाँ सर, हाँ मैं गोखले ही हूँ। मैंने चबा चबा कर धीमी आवाज़ में कहा, गोखले, मैं मुशीर वजारत हारजा केवल सिंह हूँ। एक इंतहाई मिशन के लिए मुझे प्रधानमंत्री की तरफ से तुमसे शाम 5 बजे तक मिलने और वापस दिल्ली पहुंचने के आर्डर हैं। मैं ठीक शाम 5 बजे तक तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे तमाम टेलीफोन अंडर ऑब्जर्वेशन हैं, इसलिए फ़ोन पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। मेरे साथ पुलिस और मेरा हिफाजती दस्ता होगा। अपने पहरेदारों को कह देना कि पुलिस का हूटर सुनते ही दरवाजे खोल दे। मिशन की अहमियत और राजदारी के लिए मैं नहीं चाहता कि किसी दूसरे को इसका इल्म हो। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। ये मेरी ज़िंदगी का पहला मिशन था जो भरपूर तैयारी के बगैर तरतीब दिया गया था। गोखले के कोई सवाल करने से पहले मैंने फ़ोन इसलिए बंद कर दिया क्योंकि ये बड़े अफसरान का तरीका होता है। खुफिया मिशन वाली बात की वजह से गोखले दिल्ली या मुंबई से किसी से भी केवल सिंह की आमद का नहीं पूछ सकता था और मेरे ही कहने पर वो एयर इंडिया से ही मेरे आज रात वापसी दिल्ली जाने की तस्दीक कर सकता था। इसका भी मैंने सीट केवल सिंह के नाम पर बुक करवा कर इंतजाम कर दिया था। मेरे फ़ोन बंद करने के चंद मिनट बाद मेरे तमाम साथी वहीद के घर पहुंच गए और पुलिस की वर्दियां पहन ली। पुलिस वाली दोनों जीपें भी वहां पहुंच चुकी थी। वहीद ठीक 3 बजे कैसर, रजी और जेसीओ को, जो कि सब पुलिस की वर्दियों में थे, लेकर एक जीप में अपने दोस्त के घर की तरफ चल पड़ा और 4 बजे तक तीनों एम्बेसडर गाड़ियां और जीप लेकर वहीद के घर वापस पहुंच गए। अब हमारी रवानगी का वक्त हो चुका था। अल्लाह का नाम लेकर हम सब ने अपने अपने असलहा को चेक किया। अब कैसर सिविलियन लिबास में मेरे साथ एक एम्बेसडर कार में और रजी ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और रजी के साथ फ्रंट सीट पर कैसर का एक साथी जिसने वर्दी पहन रखी थी बैठ गया। हूटर वाली जीप में जेसीओ और दूसरी जीप में जेसीओ का साथी इंस्पेक्टर की वर्दी पहने बैठ गया। बाकी जीपों पर बाकी साथी बैठ गए। हमारे काफले की पोजीशन कुछ यूं थी, सबसे आगे हूटर वाली जीप, उसके पीछे तीनों एम्बेसडर गाड़ियां जिसमें पहली में मैं साथियों समेत, जबकि पीछे वाली दोनों में दो दो साथी बैठे हुए थे और आखिर में सब इंस्पेक्टर, बांग्लादेशी फौजी और बाकी साथी थे। हमारा कारवां आहिस्ता रफ्तार से रवाना हुआ क्योंकि मैं चाहता था कि ठीक 5 बजे हम गोखले के बंगले में दाखिल हों। हमने वो रास्ता चुना था जो सूबाई दारुल हुकूमत से होता हुआ शिवाजी पार्क जाता था। भारत में चाहे वजीर आजम ही गाड़ी में क्यों ना बैठा हो, बंद सिग्नल से वो गाड़ी नहीं गुजार सकता। ये लुगत सिर्फ पाकिस्तान में ही है कि जमहूरियत के अलम बरदार जब किसी ओहदे पर फायज हो जाते हैं तो एक सूबाई वजीर के लिए भी तमाम ट्रैफिक रोक दी जाती है। ठीक 5 बजे हमारा काफिला गोखले के घर के करीब पहुंच गया और आगे वाली जीप ने हूटर बजाना शुरू कर दिया। गोखले के दरबान तो जैसे हमारे ही इंतजार में थे। बिजली से बंद और खुलने वाले दरवाजे हूटर की आवाज सुनते ही खुलने लगे। इस दौरान मैंने ऊपरी मंजिल पर दो मुसल्ला आदमियों को देखा। उनके दरमियान एक सर के बालों से आजाद छोटे कद का आदमी खड़ा था। हमारी गाड़ी अंदर दाखिल हुई तो वो हमें देखकर अंदर चला गया। रवायती तौर पर अगली जीप ने साइड पर होकर हमारी गाड़ी को आगे जाने दिया। मेरे साथी अपनी गाड़ियों से निकलकर मेरे करीब आ गए। मेरे साथ बैठे सिपाही ने बाहर निकलकर दरवाजा खोला। इससे पहले गोखले के दरबानों ने गाड़ी का दरवाजा खोलना चाहा, मगर जेसीओ ने उन्हें रोक दिया था। कैसर ने पूछा, साहब का इस्तकबाल कौन करेगा? इतनी देर में गोखले बाहर आ गया।
मैं गाड़ी से बाहर निकला। साथियों ने मुझे सल्यूट किया। गोखले ने आगे बढ़कर मुझे प्रणाम किया और मैं उसके पीछे अंदर दाखिल हो गया। गोखले के दरमानू को अंदर जाने से रोक दिया गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो गोखले के पहरेदारों को मेरे साथियों ने गैर महसूस अंदाज में अपने घेरे में ले रखा था। हम लोग बंगले में दाखिल तो हो ही चुके थे, लिहाजा मैंने गोखले के ड्रामे को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया और खामोशी से कैसर और मैं उसके साथ निचली मंजिल के वस्ती हाल में दाखिल हुए। उस हाल से एक सीढ़ी ऊपर वाली मंजिल पर जाती थी, लेकिन गोखले उसी हाल में एक कमरे की तरफ बढ़ा। वो कमरा एक नहायत ही आला फर्नीचर से आरास्ता एक ड्राइंग रूम था। गोखले ने मुझे एक सोफे पर बैठने का कहा तो मैंने कहा कि मेरे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए जल्दी से गोखले को बुलाओ। गोखले हैरानी से मुझे देखने लगा। मैंने कहा कि देखो मिस्टर, ये ड्रामेबाजी तुम किसी और के साथ करते तो चल जाती, मगर हम वजारत हारजा वाले इतने भोले भाले नहीं हैं कि असल और नकल की पहचान भी ना कर सके। तुम्हारे साथ चलते हुए ही मुझे महसूस हो गया था कि तुम मालिक नहीं नौकर हो। मेरी बात सुनकर नकली गोखले खामोशी से ड्राइंग रूम में खुलने वाले एक कमरे की तरफ बढ़ा और 2-3 मिनट में ही असली गोखले को साथ लेकर ड्राइंग रूम में पहुंच गया। उन दोनों के स्टाइल और कपड़ों और दीगर मैचिंग से बिल्कुल असल और नकल को पहचानना बहुत मुश्किल था। असल गोखले के हाथ की 6 उंगलियां थी। मुझसे असली गोखले हाथ मिलाते हुए बोला, सर हमने वजारत हारजा वालों की बारीक बेनी का तो बहुत सुन रखा था, मगर अमली मुशाहदा आज देखने में मिला है। कृपा करके मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपने ये कैसे जाना कि ये असली गोखले नहीं है। मैंने हाथ मिलाते वक्त गोखले की 6 उंगलियां अच्छी तरह चेक कर ली थी। मैंने गोखले से कहा कि मालिक अपनी मर्जी से बात करता है और नौकर मालिक के इशारों पर नाचता है। तुम्हारे इस बहरूपिये ने मुझे गाड़ी से नीचे उतरते हुए प्रणाम किया तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझसे आंखें चार करता। मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आया तो इसे चाहिए था कि हुश दिली से मेरा स्वागत करता, मगर इसकी हालत ऐसी थी कि जैसे पुतली घर में नाचती कोई पुतली हो जिसकी एक एक हरकत तमाशा दिखाने वाले के हाथ में होती है। बहरहाल मेरे पास वक्त कम है और मुझे आज ही वापस दिल्ली जाना है, इसलिए अब मैं असल बात की तरफ आता हूँ। ये कहते हुए मैंने कैसर को कहा कि अमरनाथ फाइल दो। सर वो तो गाड़ी में पड़ी है, मैं अभी लाया। कैसर ये कहते हुए बाहर चला गया। फाइल वाली बात हमारा कोड थी, जिसका मतलब था कि कैसर गाड़ी से फाइल लेने के बहाने बाहर जाकर देखे कि सारी सूरत हाल हमारे कंट्रोल में है या नहीं। इसी मकसद के लिए हमने एक खाली फाइल गाड़ी में रख दी थी। मैंने गोखले को कहा कि आपने इस डुप्लीकेट को वापस भेज दे। मामला चूंकि इंतहाई अहम नवैयत का है, इसलिए इस मीटिंग में मेरे, तुम्हारे और मेरे पीए के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। गोखले ने अपने डुप्लीकेट को इशारा किया। वो फौरन ही बाहर चला गया। गोखले कहने लगा कि सर मैं तो समझता था कि आप काफ़ी ज़्यादा एजड होंगे, लेकिन आप तो भगवान की कृपा से बिल्कुल जवान हैं। मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया और जस्ट मुस्कुरा दिया। इसी असना में कैसर फाइल लिए अंदर दाखिल हुआ और मुझे फाइल देते हुए मेरा हाथ दबाते हुए सब ओके का सिग्नल दिया। मैंने फाइल पकड़ते हुए गोखले से कहा कि अब हम मीटिंग शुरू करते हैं। एक सिंगल सोफे पर मैं बैठ गया और दूसरे नज़दीकी सोफे पर गोखले बैठ गया। मैंने फाइल सोफे पर रखते हुए कहा कि मैं ऐनक निकाल लूं। कैसर बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा था। मेरे सामने वाली दीवार पर एक बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ था। मैंने कन अखियों से देखा तो कैसर का हाथ जेब में जा चुका था। बैक वक्त हमने अपने पिस्टल और रिवाल्वर निकाले। मैंने पिस्टल की नाल गोखले की तरफ करते हुए कहा कि मिस्टर गोखले, तुम्हारी जेरे जमीन कार्रवाइयों ने प्रधानमंत्री को बहुत परेशान कर रखा है, इसलिए उनके हुक्म के मुताबिक हम यहाँ तुम्हें खत्म करने के लिए आए हैं। गोखले का रंग उड़ गया और चेहरा पीला पड़ गया। चंदन लगी उसकी पेशानी पसीने से भीग गई और हकलाते हुए बोला कि मैं असल गोखले नहीं हूँ, बल्कि उसका डुप्लीकेट हूँ। भगवान के लिए मुझ बेगुनाह को मत मारें। मैंने बड़े आराम से जवाब दिया, कोई बात नहीं, अगर तुम डुप्लीकेट हो फिर तो मैं तुम्हें जरूर मारूंगा, क्योंकि यही तो जानने के लिए हमने असलहा निकाला था। क्योंकि असली गोखले को तो हमें दिल्ली साथ ले जाने के आर्डर मिले हैं। मैंने उस मक्कार हिंदू को उसी की मक्कारी से मारने का फैसला कर लिया था। मेरी बात सुनकर वो गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे मत मारे, मैं ही असली गोखले हूँ। ये देखे मेरी छठी उंगली, यही मेरे असली होने का सबूत है। ये कहते हुए गोखले ने अपना 6 उंगलियों वाला हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं उसकी मक्कारी और चालबाजी से और अपनी जान बचाने के लिए उसकी इस कोशिश से महजूद हो रहा था, लेकिन किसी फिल्मी सीन की तरह मैं उसे तूल नहीं देना चाहता था।
میرے پسٹل کی نال سے 2 گولیاں نکلیں اور گوکھلے کے سر میں پیوست ہو گئیں۔ وہ اچھلا اور صوفے پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ کیسر نے اس کے سینے پر 2 فائر کیے تاکہ اس کے جہنم واصل ہونے میں کوئی شک نہ رہے۔ مزید 30 سیکنڈ انتظار کرنے کے بعد ہم باہر نکلے۔ بند ڈرائنگ روم سے فائرنگ کی آواز باہر پہنچ چکی تھی۔ اب میرے ساتھی مسلح پہرے داروں کو چن چن کر نشانہ بنا رہے تھے۔ اپنے ساتھی پہرے داروں کی حالت دیکھ کر 3 پہرے داروں نے ہینڈز اپ کیے ہوئے تھے۔ اسی دوران عقبی پہرے داروں کو ختم کر کے میرے ساتھی لان میں آ گئے۔ بنگلے سے باہر راہگیر فائرنگ کی آواز سن کر بھاگ گئے تھے۔ پہلی منزل پر کھڑے میرے ساتھیوں نے بتایا کہ باہر سڑک پر ہو کا عالم ہے۔ میں کیسر اور 3 ساتھیوں کے ساتھ پہلی منزل پر گیا جہاں گوکھلے کی رہائش تھی۔ ایک اندر سے بند دروازہ ہم نے فائر کر کے کھولا تو اس کمرے میں گوکھلے کے 2 بچے اور بیوی دیوار کے ساتھ لگے سہمے کھڑے تھے۔ میں نے گوکھلے کی بیوی سے کہا کہ انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا بشرط یہ کہ وہ سب تجوریوں اور خفیہ تجوریوں کے دروازے کھول دے۔ گوکھلے مر چکا ہے اور سارے بنگلے پر ہمارا قبضہ ہے۔ گوکھلے کی بیوی نے اس کمرے میں پڑی تجوری اور پچھلے کمرے میں موجود خفیہ تجوریاں کھول دیں۔ دولت مند ہندوؤں خصوصاً زیر زمین کام کرنے والوں میں رواج ہے کہ وہ ظاہری تجوری میں بہت تھوڑا مال رکھتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، جبکہ خفیہ تجوری مال سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ سندھ کے مشہور و معروف رانا چندر سنگھ کے گھر میں بھی 2 کمروں میں ایک سامنے اور ایک خفیہ تجوری ہے۔ میرے ساتھیوں نے دونوں تجوریوں کا سارا مال 2 بڑے سوٹ کیسوں میں بھرا۔ میں نے بھی انہیں نہیں روکا کیونکہ یہ مال غنیمت ان سب کا حق تھا اور اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر اس مشن پر آئے تھے۔ خفیہ تجوری کا 1/3 حصہ ابھی بند تھا۔ میں نے گوکھلے کے ایک بچے کے سینے پر پستول لگا کر وہ حصہ بھی اس کی بیوی سے کھلوا دیا۔ اس حصے کو کھولنے کے لیے دیوار پر ٹنگی ہوئی تصویر کے پیچھے ایک بٹن تھا جس کو پریس کرنے سے وہ حصہ کھلا۔ اس میں 2 ڈائریاں، 2 فائلیں اور 2 بیش قیمت ہیرے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے بما ہیروں کے وہ سارا سامان اپنے قبضے میں کر لیا۔ مستان کے بنگلے پر جا کر جب میں نے ان ڈائریوں اور فائلوں کو آرام سے پڑھا تو مجھے معلوم ہوا کہ ان ڈائریوں میں ان پاکستانی اسمگلروں اور سیاست دانوں کے نام، کوڈ نمبر اور ان سے رابطہ کرنے کی مفصل تفصیلات درج تھیں جو پاکستان کے خلاف بھارتی روپوں کے لالچ میں کام کرتے تھے۔ انہی میں کوہوٹا ایٹمی پلانٹ کے اصل محلِ وقوع اور اس کے زیر تعمیر اور تعمیر شدہ حصوں کی تفصیل اور اس میں کام کرنے والے غداروں کے نام درج تھے جو پاکستان کے اس انتہائی اہم پلانٹ پر ہر کام کی تفصیل بھارت کو گوکھلے کے ذریعے مہیا کرتے تھے۔ گوکھلے کی تیز رفتار لانچیں پاکستانی غداروں سے تمام خفیہ اطلاعات اور راز وصول کرنے اور اس غداری کا معاوضہ دینے کے لیے بمبئی اور کراچی کے درمیان سمندر میں مچھیروں کے بحروب میں پاکستانی غداروں سے ملتے تھے۔ فائلوں میں پاکستانی چند وزراء کی عیاشی کے دوران لی گئی تصاویر بھی تھیں جن کی وجہ سے یہ وزراء بھارت کو خفیہ راز مہیا کر کے اپنے سیاہ کارناموں کی پردہ پوشی کر رہے تھے۔ یہ معلومات پاکستان کے لیے بہت اہم تھیں۔ ڈائریوں اور فائلوں میں گجراتی اور مرہٹی زبانوں میں بھی لکھا ہوا تھا جن سے میں بالکل نابلد تھا۔ میں نے حاجی مستان کے ایک بااعتماد آدمی سے ان کا ترجمہ کروا کر اردو زبان میں لکھ کر ان فائلوں کے ساتھ نتھی کر کے اپنے سابقہ محکمے کے حوالے یہ سب ڈائریاں اور فائلز کی۔